अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CS 301 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो मेरे पास फाइल जो है उसके अंदर काफ़ी सारे MCQs मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, जिनके आंसर भी ऑलरेडी मैं कंफर्म करके यहाँ पर लिख चुका हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको देखेंगे। तो ये मोर देन 35 प्लस MCQs आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। विद एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कोई रीडिंग नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ। जहाँ पे रीडिंग होगी वहाँ पे रीडिंग होगी, लेकिन जहाँ पे समझाना होगा वहाँ पे समझाया भी जाएगा। इस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना है और आपके काफ़ी MCQs यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आप उनको खुद भी सॉल्व कर पाओगे अगर आपके पेपर में आ जाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो शॉर्ट होगी, कोई ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, और MCQs भी 35 हैं तो समझाने पर ज़्यादा फोकस होगा ताकि आप जो MCQs कर पाओ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQ है वो हमारे पास है, इफ़ देयर आर n एक्सटर्नल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इन दिस बाइनरी ट्री। अगर हमारे पास n एक्सटर्नल नोड्स होंगे किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने होंगे उस बाइनरी ट्री के अंदर। तो याद रहे कि जब हमारे पास n एक्सटर्नल नोड्स हो किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर और हमसे पूछा जाए कि उसके इंटरनल नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, जब n एक्सटर्नल नोड्स मौजूद हो बाइनरी ट्री में और इंटरनल नोड्स के बारे में पूछा जाए तो क्या कहोगे आप कि n-1 इसका आंसर है। इसको एज इट इज़ रट लेना है आपने, इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों है क्यों नहीं है। इसको आपने एज इट इज़ स्टेटमेंट को याद रख लेना है और इसी के अपोजिट एक और स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपका MCQ बन सकता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, अगर हमारे पास n एक्सटर्नल नोड्स होंगे, अगर एक्सटर्नल होगा और इंटरनल के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, वो n-1 होगा। और इसी को अपोजिट करें, n एक्सटर्नल की जगह अगर आपसे n इंटरनल पूछा जाए और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इंटरनल की जगह आपसे नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, -1 की जगह n+1 कर देना है। समझ आ गई। ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है, इस पर यही अभी अपने नोटबुक के अंदर आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है। सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों MCQs इनमें से कोई ना एक MCQs जो है वो आपका आ सकता है और ये एक इम्पोर्टेंट MCQ हमारे पास। अगर एक्सटर्नल नोड के बारे में बात हो रही है और आपसे इंटरनल के बारे में पूछा जा रहा है तो n-1 होगा। और अगर हमारे पास इंटरनल नोड आपसे ऊपर लिखा हुआ है और आपसे एक्सटर्नल नोड्स के बारे में नंबर पूछे जा रहे हैं तो n+1 होगा। या फिर ऐसे को सिंपल ऐसे याद रखो कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स के बारे में पूछे तो +1 होगा, इंटरनल के बारे में पूछे तो -1 होगा। सिंपल सी चीज़ें, ऊपर वाले को भले नहीं याद रखना। अब इसी से आगे हमारे पास दो मज़ीद इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको भी आपने लाजमी देख लेना है, जो कि हमारे पास है लास्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों में से भी आपका कोई ना कोई MCQs रिपीट होगा। तो ये मैं बार बार रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको आपने लाजमी याद रख लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो तीसरा MCQ है हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम क्या बोलते हैं, लीफो भी बोलते हैं। तो वो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी बाद में आते हैं लेकिन पहले चला जाता है वो कौन होता है, स्टेक होता है। जो बाद में आए पहले चला जाए वो कौन होता है, स्टेक होता है। लेकिन इसी के ऑपोजिट जो हमारे पास पहले आए और पहले जाए, यानी पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है। तो पहले जो आएगा पहले जाएगा वो कौन होता है, वो हमारे पास क्यू कहलाता है। सही है, वो कौन होता है, क्यू होता है, जो कि पहले आता है और पहले चला जाता है। ये तो आप इजीली याद रख लोगे। जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है वो कौन होता है, वो हमारे पास होता है क्यू, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू हमारे पास पहले आता है पहले चला जाता है, लेकिन जो स्टेक होता है वो हमारे पास बाद में आता है लेकिन पहले चला जाता है। सही है, ये बड़ा गद्दार है, बाद में आता है लेकिन पहले चला जाता है, शरारती बच्चा है। सही है, स्टेक हमारे पास बाद में आता है पहले चला जाता है, और जो हमारे पास क्यू है वो हमारे पास क्या है, पहले आता है और पहले चला जाता है। अच्छा बच्चा है। सही है, आता भी टाइम पे हो जाता भी टाइम पे। तो क्यू हमारे पास इस तरह आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और MCQ यहाँ पर मौजूद है, इफ़ वन पॉइंटर ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री इज नल। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंटर किसी भी बाइनरी ट्री में नोड का जो है, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंटर नोड का बाइनरी ट्री के अंदर नल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो देन इट विल बी एन एक्सटर्नल नोड। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल नोड कहेंगे। और एक्सटर्नल नोड को हम जो है यहाँ पर लीफ नोड भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये MCQs दोनों को दोनों सेम है तो इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। तो फिलहाल एक्सटर्नल नोड आप नोट लगा लो, क्योंकि इसको हम लीफ नोड भी बोलते हैं। तो दोनों सेम ही है, तो इसमें से आपने कोई एक क्लिक कर देना है। तो एक्सटर्नल नोड फिलहाल हम इसके साथ जाएंगे और इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंटर बाइनरी ट्री के अंदर नोड का जो है वो नल होगा, वो क्या होगा हमारे पास, तो एक्सटर्नल नोड कहलाएगा। और बाकी से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लीफ नोड ये तो वही होगा, इसको भी आप पढ़ सकते हो। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे क्या बोला जा रहा है कि रूट नोड, द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री दैट डज नॉट हैव अ पेरेंट। तो रूट नोड हम किसको बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट पे नोड होती है। टॉप मोस्ट पे कौन सी नोड होती है वो मैं दिखा देता हूँ।
अब जैसे यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसके अंदर जो टॉप मोस्ट होती है नोट, यानी टॉप पे जो नोट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोट। जब इसके बाद इसके फिर आगे द ट्री दैट डज नॉट हैव अ पेरेंट, यानी इसका कोई पेरेंट नहीं है, यही खुद ही मेन होता है जिसके अंदर से हमारे पास बाकी जो है वो बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पेरेंट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, सही है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रूट नोट कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं रूट नोट, समझ गए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इनर नोट। इनर नोट क्या है, अ नोट विद एटलीस्ट वन चाइल्ड बट नॉट अ लीफ नोट। तो हमारे पास क्या है, इनर नोट किसको बोलते हैं, अ नोट विद एटलीस्ट वन चाइल्ड। अब जो भी नोड होगा, तो नोड ये गोल जो सर्कल बना हुआ है उसके अंदर हमारे पास अगर उसका एटलीस्ट एक भी चाइल्ड होगा, अगर उसका एक भी चाइल्ड है, चाहे लेफ्ट पे राइट पे, वो बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अगर उसका एक ही नोट उस नोट का अगर एक चाइल्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर नोट कहेंगे। और दूसरी क्या चीज़ बोल रही है, बट नॉट अ लीफ नोट, लीफ नोट के अलावा, सही है, समझ रहे हो ना, लीफ नोट के अलावा अगर हमारे पास किसी भी नोट का एक चाइल्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर नोट कहेंगे। और एक्सटर्नल नोट और लीफ नोट ये दोनों एक ही चीज़ है, इनको आप दोनों को पढ़ लो। बाकी यहाँ पे जो चीज़ पूछी जा रही है, अगर हमारे पास एक पॉइंटर होगा ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री, अगर वो हमारे पास नल होगा तो क्या होगा हमारे पास, वो एक्सटर्नल नोट कहलाएगा। इसको एज इट इज रट लो। बाकी रूट नोट और इनर नोट कैसे कहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू तेरह बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, वी कन्वर्ट द डैश पॉइंटर्स ऑफ अ बाइनरी ट्री ऑफ अ बाइनरी टू थ्रेड्स इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो हम क्या कन्वर्ट करते हैं, पॉइंटर ऑफ, वी कन्वर्ट द डैश पॉइंटर्स ऑफ बाइनरी। तो हम कौन से पॉइंटर को हम बाइनरी के हम कन्वर्ट करते हैं थ्रेड्स के अंदर, थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। तो हमारे पास वो होते हैं नल, इसको आपने एज इट इज याद रख लेना है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसको कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट द नल पॉइंटर्स जो होते हैं बाइनरी के, हम उनको कन्वर्ट करते हैं थ्रेड्स के अंदर। कि कहाँ पे, कौन सी थ्योरी के अंदर, कहाँ पे करते हैं, तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अंदर हम जो है वो नल पॉइंटर्स को बाइनरी नल पॉइंटर्स को हम जो है बाइनरी के उनको थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी जगह पे, थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ़ द बॉटम लेवल। अब ये एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और यहाँ पर जो है हर जगह पे गलत आंसर लगे हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ मैंने खुद से नहीं बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये वही पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें ज़्यादातर आंसर गलत होते हैं। मैं उन्हीं एमसीक्यूज़ को उठा के उनके आंसर दोबारा से वेरीफाई करता हूँ और यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर लिख देता हूँ। अब जो चीज़ समझाने की होगी वो समझा देता हूँ, जिसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती उसकी रीडिंग करके आपको बोलता हूँ इसी स्टेटमेंट को एज इट इज़ रट लो, क्योंकि उसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको याद रखना होता है। अब जैसे ये एमसीक्यू, इसका आंसर ज़्यादातर जगह पे ये कंप्लीट बाइनरी ट्री लगा हुआ है, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे लगा कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा, परफेक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इफ़ द बॉटम लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल। अगर हमारे पास जो बॉटम लेवल है किसी भी बाइनरी ट्री का वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा तो क्या होगा, डिपिक्ट्स दैट। अब डिपिक्ट्स का मतलब यहाँ पे होता है ये जाहिर करता है, यानी जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, द ट्री इज़ नॉट अ। अगर हमारे पास किसी भी बाइनरी ट्री का बॉटम लेवल फिल नहीं होगा तो ये क्या जाहिर करता है कि ये ट्री नहीं है। ये नोट जो है ना यहाँ पर, ये बहुत ख़तरनाक लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके डिटेल में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये दो जो ऑप्शन है ना इनको मैं समझाना चाहता हूँ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है और परफेक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम देखते हैं क्या होता है और परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने परफेक्ट बाइनरी ट्री ओपन किया हुआ है, उम्मीद है आपको इससे चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी, सही है। और पीछे जो बात हो रही थी रूट नोट की, तो वो ये वाला था, इसके बारे में बात हो रही थी। जो पेरेंट नोड होता है इसका कोई पेरेंट नहीं है ऊपर, सही है। इन दोनों का 2 और 3 का पेरेंट ये 1 है, लेकिन ये जो रूट नोट है इसका कोई पेरेंट नहीं है, सही है। पिछली वाली बात कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है और फिर कंप्लीट को भी देखेंगे। परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब होता है अब इसके चाइल्ड हो गए, फिर उसके बाद इस 2 के 2 चाइल्ड हैं, 3 के भी 2 चाइल्ड हैं, उसके बाद 4 के भी 2 चाइल्ड हैं, 5 के भी 2 चाइल्ड हैं, 6 के भी 2 चाइल्ड हैं, 7 के भी 2 चाइल्ड हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाता है, यानी हर एक के सब चाइल्ड मौजूद है, यानी दोनों तरफ चाइल्ड मौजूद है। अगर इसमें से एक भी काट दूं, सही है, तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री कब तक कहलाएगा, जब तक हमारे पास इसके दोनों पेरेंट्स मौजूद हो। अगर मान के चलो यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ, अब इतना हमारे पास है, अब मैं इसकी अगर ये लास्ट वाली लाइन काट भी दूँ, सही है, ये लास्ट वाले चाइल्ड इनके काट भी दूँ, तो फिर भी ये परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्यों कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना, सही है। इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, सही है। बाकियों का एक भी नहीं है, इस नहीं है तो बस नहीं है। लेकिन तो हमारे पास जब नहीं होगा तो तब भी क्या कहलाएगा, परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं ना 2 की वो फिल हैं। अगर एक साइड पे होता दूसरी साइड पे नहीं होता तो तब हम क्या कहते हैं, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे नीचे वाले को मैं अगर हटा भी देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको, इसको हटा लो, भले इसको भी हटा लो, कोई मसला नहीं है, सही है, इसको भी हटा लो, यहाँ तक समझ लो। अब 1 के अंदर क्या है, 1 का चाइल्ड है 2 और 3।
अब ये भी क्या कहलाएगा, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड मौजूद है। अगर एक साइड पे 2 होता 3 नहीं होता तो ये फिर परफेक्ट नहीं होता। उम्मीद है अब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाता है। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री के अलावा दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारे पास था कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है, चीज़ वही है, बस क्या होगा, एक नोड नहीं होगा, यानी एक हमारे पास एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 के 2 चिल्ड्रन है हमारे पास, 2 और 3, अब 2 के हमारे पास 2 चिल्ड्रन है मजीद 4 एंड 5, लेकिन 3 का हमारे पास एक है जो कि लेफ्ट पे मौजूद है, जो कि है 6, लेकिन राइट वाली साइड जो है वो उसकी खाली है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। ये परफेक्ट कहलाएगा, जहाँ पे उसके तमाम के तमाम चिल्ड्रंस कम्प्लीटली फिल होते हैं वो कंप्लीट परफेक्ट कहलाता है। और यहाँ पर जो कंप्लीट होता है वो हमारे पास क्या होता है, जिसमें एक एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इफ़ द बॉटम लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल। तो अगर हमारे पास बॉटम लेवल किसी भी बाइनरी ट्री का कम्प्लीटली फिल नहीं होता, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अगर किसी भी बाइनरी ट्री का बॉटम लेवल कम्प्लीटली फिल ना हो तो वो कौन सा होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला होता है, जो कि हमारे पास है, एक तो मैं खुद भूल जाता हूँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास कम्प्लीटली फिल नहीं होता। सिर्फ यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, एमसीक्यू ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ तक एमसीक्यू का हमें किस बारे में बताया जा रहा है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, समझ आ गई। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आंसर हमारा था कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, डिपिक्ट्स दैट द ट्री इज़ नॉट। तो डिपिक्ट्स दैट, ये डिपिक्ट्स का मतलब होता है ये जाहिर करता है, दैट द ट्री इज़ नॉट, ये जाहिर करता है कि हमारे पास ये जो ट्री है वो नहीं है, ये ट्री नहीं है। क्या नहीं है, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। नहीं भाई, वो तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों, ऊपर उन्होंने क्या बोला, इफ़ द बॉटम लेवल ऑफ बाइनरी ट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल। यहाँ पे नोट क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास बॉटम लेवल फिल नहीं होगा किसी भी बाइनरी ट्री का, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिपिक्ट्स दैट, अब बोल रहे हैं कि ये जाहिर कर रहा है कि ये ट्री नहीं है, ये जाहिर कर रहा है कि ये ट्री नहीं है। क्या नहीं है, ये परफेक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। समझ आ गई, ये पूछा जा रहा था, लेकिन ये हमने यहाँ पर क्लिक किया हुआ था। अब यहाँ तक अगर आप आधे एमसीक्यूज़ को पढ़ोगे, इस पर मैंने इतना ज़्यादा टाइम क्यों ज़ाया किया, क्योंकि यही आपसे बार बार पूछा जाएगा। आपने क्या करना है, मुँह उठा के इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन अब उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर आप बता सकते हो, इसीलिए मैंने डिटेल में समझाया, क्योंकि जब मैंने इसको गौर से देखा कि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ द बॉटम लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल। अगर बॉटम लेवल कम्प्लीटली फिल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, तो ये जाहिर क्या कर रहा है कि ये ट्री नहीं है। तो ये जाहिर यही कर रहा है कि ये ट्री नहीं है। कौन सा नहीं है, परफेक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। परफेक्ट कंप्लीट में क्या होता है, उनके तमाम के तमाम चिल्ड्रंस मौजूद होते हैं, तो वो ये नहीं है। तो नहीं है तो ऑटोमेटिक समझ आ गई कि कौन सा है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। समझ रहे हो ना, ये चीज़ होती है। अब ये चीज़, इन्हीं चीज़ों को मैं कंफर्म करता हूँ ताकि आपके पास जो वो करेक्ट आंसर आ जाए। तो यहाँ तक देखोगे तो सही है, लेकिन आगे पढ़ोगे, डिपिक्ट्स दैट द ट्री इज़ नॉट, क्या जाहिर करते हैं कि ये नहीं है। कौन नहीं है, परफेक्ट कंप्लीट नहीं है। क्यों, उसके कंप्लीट चाइल्ड होते हैं इसलिए नहीं है। ये पूछा जा रहा है आपसे, ये नहीं, ये बताया जा रहा है, उन्होंने खुद बता दिया। आपने जो उन्होंने बताया हुआ है वही इसी पे ही क्लिक करे, वो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं भाई, ये पूछ रहे हैं। समझ आ गई। अब नेक्स्ट में आते हैं, विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कोलियन इन अ हैश टेबल। अब इसको आपने एज इट इज़ रटना है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है कि कौन सी बेस्ट होगी। व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कोलियन। तो कोलियन के हमारे पास इनमें से कौन सी बेस्ट डेफिनेशन होगी हैश टेबल के हिसाब से। सही है, हैश टेबल के हिसाब से हमारे पास कोलियन की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो इनमें से कौन सी होगी। तो बेस्ट डेफिनेशन हमारे पास ये होगी कि 2 एंट्रीज विद डिफरेंट कीज हैव द सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू। तो 2 एंट्रीज होगी हमारे पास डिफरेंट कीज के साथ, उनका क्या होता है, हमारे पास सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू होती है। दोनों की सेम एग्जैक्ट का मतलब होता है एज इट इज़, बिल्कुल जैसे सेम होगी, एक की सेम है दूसरे की भी सेम होगी। क्या सेम होगी, हैश वैल्यू सेम होगी, लेकिन उनकी एंट्रीज जो है वो डिफरेंट कीज की होंगी, विद डिफरेंट कीज। 2 एंट्रीज डिफरेंट की के साथ होगी, लेकिन उनका जो हैश वैल्यू होगी, उनकी जो हैश वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। समझ आ गई, बस ये रट लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यू दूसरा आ गया हमारे पास, इफ़ देयर आर 100 एलिमेंट्स इन अ हीप। अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स होंगे हीप के अंदर, एंड 100 डिलीट मिन ऑपरेशन आर परफॉर्म। तो डिलीट मिन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ ये समझा देता हूँ डिलीट मिन क्या होता है, बाकी इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है। अब डिलीट मिन क्या होता है, फ़र्ज़ करो मेरे पास एक हीप है, उसके अंदर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। अब सही, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप भाई इसके अंदर क्या करो। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 डिलीट मिन ऑपरेशन करो। सही है, 3 डिलीट मिन ऑपरेशन करो। तो मैं क्या करूँगा,
डिलीट मिन का मतलब होता है मिनिमम से डिलीट करना शुरू करो। अब यहाँ पे तो ये अरेंज है, फर्ज करो यहाँ पे 50 40 30 लिखा हुआ है, तो वो आपने मान के चलो मैं लिख ही देता हूँ 50, यानी आगे पीछे वैल्यूज़ लिखी होंगी 50 30 10 20, कौन रह गया 40, सही है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है आपने उसको अरेंज करके पहले मिनिमम टू मैक्सिमम लेके चले जाना है, ताकि आपको खुद ही समझ आ जाए। ऐसे कट करो या फिर इसी के अंदर ही कट कर लो, एमसीक्यूज में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए। अब फर्ज करो ऐसे वैल्यू लिखी हुई है, 3 डिलीट मिन ऑपरेशन करने हमने, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा इनको रीअरेंज करके मिनिमम टू मैक्सिमम ले जाऊँगा। 3 डिलीट करूँगा, मिनिमम सबसे पहले 10 है। अब कौन सा रह गया दूसरे ऑपरेशन के लिए, पहला ऑपरेशन कर लिया। अब इनमें से मिनिमम कौन है 20 है, दूसरा ऑपरेशन हो गया, सही है। अब तीसरा ऑपरेशन कौन सा होगा 30 पे होगा, तो ये हमारे पास तीसरा आ गया जो कि हमारे पास 30 पे आया। तो आपसे अक्सर इस तरह पूछा जाता है कि भाई आप इतने डिलीट मिनिमम ऑपरेशन करो और जो लास्ट आप करोगे वो कौन सी वैल्यू पे होगा, तो आप बोलोगे 30 पे होगा, सही है। ये हमारे पास तीसरा जो डिलीट मिन का ऑपरेशन मैंने किया वो किस पे किया 30 पे किया। ये यहाँ पे बताने की ज़रूरत क्या है, ताकि आगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारा एमसीक्यू यहाँ पर कुछ और है, तो उसको देखते हैं। बाकी ये चीज़ डिलीट मिन आपको समझ आ गया कि आपसे एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछा जाता है। आपको वैल्यूज़ दे देंगे हीप वगैरह के अंदर, आपसे बोलेंगे कि भाई आप बताओ इसके अंदर अगर हम 4 डिलीट मिन ऑपरेशन करते हैं, डिलीट मिन ऑपरेशन लोवेस्ट टू हाईएस्ट करते हैं, तो जो वैल्यू कम से कम होगी उस पर आप पहला ऑपरेशन करोगे, फिर दूसरे तीसरा चौथा। अब आपसे पूछेंगे जो लास्ट ऑपरेशन यानी फोर्थ वाला आपने किया, या फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 4 ऑपरेशन करो, तीसरा वाला ऑपरेशन आपने किस पे किया, या फिर बोलेंगे लास्ट जो आपने 5वें नंबर पे जो लास्ट ऑपरेशन आप करोगे मिनिमम के लिए वो वैल्यू कौन सी होगी। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो यहाँ पर कोई और एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इफ़ देयर आर 100 एलिमेंट्स इन हीप, अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स होंगे हीप के अंदर एंड 100 डिलीट मिन ऑपरेशन, और हम जो है वो 100 के 100 डिलीट मिन ऑपरेशन करेंगे, तो इसी सूरत में हमारे पास क्या होगा विल गेट डैश लिस्ट। अब इसमें लिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अगर हम 100 एलिमेंट्स हीप के अंदर होंगे और उनमें 100 डिलीट मिन ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या कौन सी लिस्ट कहलाएगी, तो ये सॉर्टेड लिस्ट कहलाएगी हमारे पास, सही है। इसमें इतना याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग प्रोसीजर्स नॉर्मली टेक्स टाइम। तो सॉर्टिंग प्रोसीजर हमारे पास नॉर्मली कितना टाइम लेता है, नॉर्मली टेक्स टाइम n log n। इसको बस एज इट इज़ याद रख लेना। ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनमें डिटेल में हमने नहीं जाने की ज़रूरत, डिटेल में जाओगे टाइम ज़ाया करोगे, पेपर में टाइम कम है, सही है। एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं होती, हमें 6-7 सब्जेक्ट्स जो उनको प्रिपेयर करना होता है, और अभी फाइनल है, सही है। सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक्स टाइम कितना टाइम लेता है n log n, एज इट इज़ इसको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट ये जो एमसीक्यू यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको भी आपने समझ लेना है, सही है। अब सिर्फ क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी हुई है उसके पीछे नहीं भागना आपने, ये जो नीचे ऑप्शंस होते हैं ना इनको भी ज़रा हमने देख लेना होता है। अब ये जो एक एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ इसके पीछे आपके 3 एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके पीछे आपके समझ रहे हो आपका 2-3 एमसीक्यू जो है पेपर में अगर उससे रिलेटेड पूछेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। वैल्यूज अक्सर न्यूमेरिकल में कभी कभार चेंज कर देते हैं वो, तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, सही है। प्लस की जगह माइनस लगा दिया फिर आप बैठे रहोगे। द एक्सप्रेशन इफ, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं नॉट। हीप इज नॉट एम्प्टी, सही है। इफ हीप इज नॉट एम्प्टी चेक्स, तो हमारे पास ये जो सिंबल कहलाता है ये नॉट होता है। तो हीप इज नॉट, यहाँ पे समझ आ गई, हीप इज नॉट, हीप इज नॉट, तो इज नॉट मतलब हीप इज नॉट, यहाँ तक क्लियर हो गई। इज नॉट कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ से आपको पता चल गया कि जो स्टार्टिंग फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर हीप इज नॉट। इज एम्प्टी, आगे पूछा जा रहा है कि हीप हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो हीप इज नॉट एम्प्टी, सही। ये इतना समझ आ गया। अब मैं थोड़ा और बाकी और समझाता हूँ कि एम्प्टी कब होगा, फुल कब होगा। अब इसी कोड को जो है इससे रिलेटेड मेरे को बाकी एमसीक्यूज नहीं मिले, लेकिन आपसे वीयू में ये पूछा जा सकता है कि अगर ये हीप, सही है, इस तरह से पूछा जा रहा है, अगर ये हीप एम्प्टी है तो क्या हो जाएगा। आंसर में क्या लिखोगे आप, हीप इज एम्प्टी। क्यों लिख रहा हूँ भाई, वो बोल रहा है इफ हीप इज एम्प्टी, पूछा जा रहा है हीप हमारे पास एम्प्टी है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर नॉट नहीं है, तो इसका मतलब है हाँ हीप इज एम्प्टी। अगर हमारे से पूछा जाए कि इफ हीप इज नॉट एम्प्टी, हीप इज नॉट, यहाँ से बोल रहा हूँ ये जो सिंबल लगा हुआ है ना इज नॉट, तो हीप इज नॉट एम्प्टी, तो हम बोलेंगे हाँ हीप इज नॉट एम्प्टी, यानी आंसर ये आएगा। जब ये फंक्शन लिखोगे तो आंसर ये आएगा। आगे क्या बोल रहा है, हीप इज फुल, तो इसका मतलब क्या हो गया, हीप हमारे पास क्या है, फुल है। जैसे हीप इज एम्प्टी तो हीप इज एम्प्टी, हीप इज नॉट एम्प्टी, हीप इज नॉट एम्प्टी। समझ आ गई ना, सिंपल सी चीज़ थी, बस मैं आपको ये दोनों दिखाना चाह रहा था कि भाई इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सिर्फ इसके चक्कर में नहीं जाना आपने। ये कॉमन सेंस की बात होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता, क्योंकि आखिरी दिन में हम सब पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास क्या है, हीप इज नॉट एम्प्टी, तो ये क्या हो गया, हीप इज नॉट एम्प्टी, ये नॉट वाला सिंबल हो गया, हीप इज नॉट, बाकी एम्प्टी आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इफ द हाइट ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज 4। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, बार बार ऐसे पूछेंगे ना वो आपसे, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी छोड़ो चीज़ें, सही है।
सबसे पहले इसमें मेन चीज़ क्या रखो, इफ़ द हाइट ऑफ द परफेक्ट बाइनरी ट्री इज़ 4। इसको मैं बल्कि इस तरह से सॉल्व कराऊंगा आपके सामने ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। वीडियो लंबी हो जो भी हो, 30-35 MCQs होंगे, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि करना क्या होता है पेपर में। सही है, ऐसे नहीं मुँह उठा के जाना, सॉल्व करके जाने। अगर हमारे पास हाइट हो गई परफेक्ट बाइनरी ट्री का 4, तो क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 4। अगर हमारे पास परफेक्ट बाइनरी ट्री कौन सा ट्री है ये भी याद रखना है। परफेक्ट बाइनरी ट्री हमारे पास अगर उसकी हाइट 4 है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो इसी सूरत में पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ नोट्स टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे। सही है, ये पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, इसको ज़बानी याद रख लो। क्या होता है हमारे पास 2, और 2 की पावर क्या होती है h। h हमारे पास क्या है 4, उसके अंदर बोल रहे हैं भाई एक प्लस कर लो। सही है, उसमें से फिर -1 कर दो, ऊपर +1 कर दो, फिर इस वैल्यू जब ये वैल्यू सम करोगे तो उसके बाद हमारे पास इसमें से -1 कर दो। अब कैसे करेंगे, अब 2 तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, 2 की पावर 5 हो गई, फिर बीच में माइनस आ जाएगा। ये इधर माइनस नहीं है, बीच में। सही है, -1। अब 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने। सही है, 2 × 2 × 2 × 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 क्या हो जाएगा 4, 4 2 क्या हो जाएगा 8, 8 2 क्या हो जाएगा 16, 16 2 क्या हो जाएगा 32। समझ रहे हो ना, ये इतनी मैथ तो आती होगी सबको। सही है, हाँ 32 आएगा। अब 32 में से क्या करना है आपने, -1 कर देना है। सही है, 32 में से -1 करूँगा, क्या आंसर आएगा 31 आएगा। सही है, तो 31 यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रख लो। अब इसी से रिलेटेड और भी MCQs आते रहेंगे आपके पास पेपर में, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, भले 1 भी आ जाए तो आपको आना चाहिए। सही है, हाइट की जगह वो 4 की जगह 5 लिख दें तो फिर आप जो बोलोगे 31 था तो ऐसे करता हूँ 32, ऐसे नहीं होगा। सही है, आपने चीज़ों को देख के करना है। अब ये इस तरह का फॉर्मूला है 2h + 1 - 1। सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको याद रखो, इस तरह से सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन R/S। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर। A binary relation R/S is called an equivalence relation if it has following property। तो हमारे पास जो है बाइनरी रिलेशन है R/S, ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है अगर हमारे पास क्या हो, इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसको भी एज इट इज़ याद रख लो कि बाइनरी रिलेशन R/S हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है, तब कहलाता है जब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ जब हमारे पास होगी तो तब हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि आप पढ़ोगे तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ताकि वो रट्टे वाला सीन ना हो ना। क्या लिखा हुआ है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ अ रिलेशनशिप ऑन अ सेट जनरली डिनोटेड बाय ये जो निशान है ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर ना भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मुच्छों की तरह निशान बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो तभी हमने यहाँ पे लिखा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास कौन सी तीन होते हैं, तो ये होते हैं, इसको भी आपने याद रख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये MCQ टाइप न्यूमेरिकल टाइप MCQ है, इसको ये भी बार बार रिपीट होता रहता है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ़ द ट्री हैज़ 20h/ लिंक्स। सही है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन द ट्री विल बी। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, बस सिंपल सा प्रोसीजर है भाई, जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दो, जो रिक्वायर्ड है उसके नीचे लिख दो, फिर सोचो फॉर्मूला क्या लगेगा। न्यूमेरिकल इसी तरह से ही सॉल्व किया जाता है। इफ़ अ ट्री हैज़ 20h/ लिंक, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ h कितने दिए हुए हैं, इफ़ अ ट्री हैज़ 20h, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ h। सही है, नंबर ऑफ h मैंने लिखा, तो वो कितने हैं हमारे पास 20 है। h/ लिंक जो भी लिखना है दोनों लिखने, यहाँ पे जगह नहीं है इतनी ज़्यादा, डिटेल में हमने नहीं जाना। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, सही है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमने भाई फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। जब टोटल नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करने हो और h और लिंक्स गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या फिर ये दोनों मौजूद हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, करेक्ट फॉर्मूले, आप इसके थ्रू इजीली जो है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इससे रिलेटेड। सही है, हर कोई न्यूमेरिकल इससे नहीं सॉल्व होगा, जो कि इस तरह का होगा, इसी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हम यहाँ पे लिख देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स इस तरफ लिख दिया मैंने। इसका फॉर्मूला होता है भाई जितने नंबर ऑफ एज है ना, सही है, टोटल नंबर ऑफ एज, उसमें प्लस कर दो नंबर ऑफ एज में से प्लस कर दो 1, बस इसका यही फॉर्मूला है, बल्कि इसको याद ही नहीं करो। सही है, सिंपल से, बट नंबर ऑफ एज में से क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो नंबर ऑफ एज कितने थे 20, इसमें मैं प्लस करूंगा 1, 20 + 1 क्या होता है 21, 22 नहीं होता, सही है 21 होता है, 20 + 1 21। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। समझ आ गई ना चीज़ यहाँ तक।
तो नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ एज में से +1 करो, आंसर आ जाएगा। 20 + 1 क्या होता है, 21 होता है। प्लस हमेशा 1 ही होगा, बाकी नंबर ऑफ ये जो एज है ये चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर आपने वो लिख देना है, 40 कर दे तो 40 + 1 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ होती है हमारे पास, कभी आपसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछेंगे, कभी आपसे टोटल नंबर ऑफ एज पूछेंगे। अब मान के चलो अगर आपको एक चीज़ उन्होंने आपको लाजमी देनी ही देनी है, अगर आपसे वो टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछेंगे तो नंबर ऑफ एज उन्होंने दिया होगा, लेकिन अगर वो टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास उन्होंने नंबर ऑफ एज जो है वो दिया होगा और टोटल नंबर ऑफ नोट्स, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब आपको हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी कभी कभार दे देंगे आपको, आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ एज मालूम करो, तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ नोट्स की जगह नंबर ऑफ नोट्स लिख दो, बल्कि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो अब मान के चलो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स उन्होंने हमें जो है वो 20 दे दिए, सही है, और टोटल नंबर ऑफ एज कितना दिया हुआ है वो बोल रहे हैं इसको फाइंड आउट करो और इसमें +1 है, सही है। इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये टोटल नंबर हमने फाइंड आउट करना है तो इसको आपने अलग लेके लिखना होता है, सही है, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो इसको हमने अलग लेने के लिए क्या करना है, ये जो +1 है इधर, इसको उठा के इस तरफ लेकर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, +1 से ये -1 हो जाएगा, इस तरफ टोटल नंबर आ जाएगा। 20 - 1 क्या होता है, 19 होता है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एज। तो इस तरह से आप जो है नंबर ऑफ एज भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गई, समझाने का मकसद यही था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आपने याद लाजमी रख लेना है कि क्या किस तरह से होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ अहमद इज़ कज़न ऑफ अली एंड अली इज़ कज़न ऑफ असद देन अहमद इज़ ऑल्सो कज़न ऑफ असद, दिस स्टेटमेंट एज अ फॉलोइंग। अब यहाँ पे दिमाग घूम रहा होगा, कज़न कज़न लगा के रखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। समझाऊंगा क्या, बस लिख दूंगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। अहमद इज़ कज़न ऑफ अली, पहली बात क्या हो रही है, अहमद जो है अली का कज़न है, तो अहमद क्या है हमारे पास, कज़न है अली का, सही है, ये कज़न है, अहमद कज़न है अली का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अली इज़ कज़न ऑफ असद। अभी अली भाई जो है वो आगे मजीद कज़न है किसके, अली का कज़न कौन है, असद है, सही हो गया। अब क्या बोल रहे हैं आगे, देन अहमद इज़ ऑल्सो कज़न ऑफ असद, तो अहमद जो है हमारे पास वो ऑल्सो कज़न ऑफ असद है, समझ रहे हो, अहमद इज़ ऑल्सो, देन अहमद इज़ ऑल्सो कज़न ऑफ असद, तो अहमद जो वो हमारे पास कज़न होगा असद का। जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी, यानी ये इससे लिंक होगा, ये इससे लिंक होगा, फिर वो भी इससे लिंक होगा, सही है। अहमद अली का कज़न है तो अली असद का है, सही है। जब इसका वो कज़न है, इसका ये कज़न है, ऑटोमेटिक बात समझ आ गई, तीनों आपस में कज़न ही होंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि अहमद भी जो है वो असद का कज़न है, सही है। तो इस तरह की जब भी प्रॉपर्टी होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी बोलेंगे, सही है, ट्रांजिटिविटी, इसको आपने याद रख लेना है। बस इसमें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो दूसरा तीसरे से होगा, तो तीसरा पहला जो है वो भी तीसरे से हो जाएगा, क्योंकि कज़न है, ये इसका कज़न है तो वो उसका कज़न है, तो ये भी इसी का कज़न हो गया, सही है, अहमद इसका कज़न हो गया। बस इस तरह से आपने याद रखना, ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिविटी कहलाएगा, इसको दिमाग में बिठा लेना है। अब दूसरी क्या चीज़ बोल रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड इफ वी से, सही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अहमद इज कज़न ऑफ अली, वही बात यहाँ पे हो रही है कि अहमद किसका कज़न है, अली का कज़न है, एंड अली इज़ ऑल्सो कज़न ऑफ अहमद, और अली भी जो है वो अहमद का कज़न है। अब दोनों की शॉर्ट यहाँ पे बात हो रही है, सही है, अहमद इज़ कज़न ऑफ अली, अहमद अली का कज़न है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अली इज़ ऑल्सो कज़न ऑफ अहमद, अली भी अहमद का कज़न, वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ना, जब अहमद का कज़न अली है तो अली का कज़न अहमद हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा कि अहमद जो है वो अली का कज़न है और अली जो है वो अहमद का कज़न है, सही है। तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री, सही है, इसकी इससे बात, इसकी इसके, सही है। तो ये क्या कहलाता है, सिमेट्री। ऊपर कोई और चीज़ थी, अब यहाँ पे कोई और चीज़ है, इसके इसकी, फिर बोल रहे हैं इसकी इसकी, समझ रहे हो ना, कज़न कज़न, तो ये सिमेट्री कहलाता है हमारे पास, ये याद रख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तीनों होते हैं, तो इनमें से हमारे पास कौन सा नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, इसको आपने हटा देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मेन रीजन ऑफ यूजिंग हीप इन प्रायोरिटी क्यू इज, तो हमारे पास जो मेन रीजन होता है हीप को यूज़ करने का प्रायोरिटी क्यू में, तो हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम क्यों यूज़ करते हैं, बस इसके लिए एक वैलिड रीज़न होता है क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, और कुछ रीज़न नहीं होता। जो मेन रीज़न होता है हीप को यूज़ करने का प्रायोरिटी क्यू में, वो क्यों करते हैं हम यूज़ प्रायोरिटी क्यू में हीप को, क्योंकि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सही होगी। अब ये अगेन न्यूमेरिकल आ गया। अब ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स मालूम करो, टोटल नंबर ऑफ नोट्स मालूम करो ऑन 10th लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्या दिया हुआ है, लेवल दिया हुआ है, एक चीज़ हो गई, कौन सा लेवल दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ नोट्स करने हैं, नंबर ऑफ नोट्स, और वो नोट्स कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं, सही है, ये दो चीज़ें हैं।
और कुछ नहीं दिया हुआ। तो इस तरह का जब भी आपसे पूछा जाए लेवल दिया जाए और नंबर ऑफ नोट्स मालूम करने का बोलें या नंबर ऑफ नोट्स दिए और लेवल फाइंड आउट करने का कहें, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिलहाल क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स मालूम करो और लेवल दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है 2 की पावर लेवल कौन सा है, 10 लेवल दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, इक्वल टू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमने इस तरह से फाइंड आउट करना होता है। अब 2 की पावर 10 करूँगा, अब यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 10 दफ़ा करते जाओ तो आंसर क्या आ जाएगा, 1024 आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोट्स का। सही है, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को नोट कर लेना और उसको सोल्व करते जाना, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे आपसे MCQs। सही है, इस तरह से होता है। 2 की पावर ले लेना, लेवल कितना है 10 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 दफ़ा 2 को 10 से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरह से 10 दफ़ा करते जाओ, आंसर क्या आ जाएगा 1024, और ये टोटल नंबर का फॉर्मूला होता है। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ सपोज देयर आर 100 एलिमेंट्स इन इक्विवेलेंस क्लास, सो इनिशियली देयर विल बी 100 ट्रीज, द कलेक्शन ऑफ दिस ट्रीज इज कॉल्ड। तो ये क्लस्टर क्लास बंच कुछ नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कहलाएगा। अगर 100 एलिमेंट है इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, इनिशियली देयर विल बी 100 ट्रीज, तो इसी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, ट्रीज के, वो फॉरेस्ट कहेंगे। ये आपने क्लिक कर देना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट MCQ हमारे पास क्या है, द परकुलेट डाउन प्रोसीजर विल मूव द स्मॉलर वैल्यू एंड बिगर वैल्यू। तो कहाँ से मूव करेगा स्मॉलर वैल्यू एंड बिगर वैल्यू को, डाउन और अप करेगा। अब ये प्रोसीजर है बाकायदा, इसको आप हैंड आउट्स के जाकर मजीद डिटेल में पढ़ सकते हो। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्मॉलर वैल्यू एंड बिगर वैल्यू को कहाँ से मूव करेगा, डाउन अप करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैविंग n नोट्स द सम ऑफ हाइट ऑफ नोट्स इज। फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, तो फॉर किसी भी परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए हमारे पास फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री और इसकी जो हाइट है वो h होगी। तो हमारे पास हैविंग n नोट्स और हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स क्या है, n नोट्स होंगे। तो हमारे पास ऐसी सूरत में जो हाइट के जो सम होगा, द सम ऑफ हाइट ऑफ नोट्स, तो वो क्या होगा, तो वो हमारे पास n माइनस h माइनस 1 होगा। बस इसको एज इट इज़ याद रख लेना, ये कुछ रूल्स होते हैं, बस इसी तरह से फॉलो होते हैं। बस इसको ऐसे ही माइंड में बैठा लो कि अगर हमारे पास परफेक्ट बाइनरी ट्री है हाइट h का और उसके हमारे पास नोट्स भी मौजूद हैं, और ऐसी सूरत में हमें क्या बोला जा रहा है कि उसका सम ऑफ हाइट ऑफ नोट क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा n माइनस h माइनस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द हीप एट ऑन। तो कौन सा मेथड हमारे पास जो है वो हेल्पफुल होगा हीप को क्रिएट करने में, एट ऑन परकुलेट डाउन। तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। बस इसको एज इट इज़ याद रखना, ये हमारे पास थ्योरीज होती हैं, इसको एज इट इज़ हमने रटना होता है। सही है। अब क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे फिर ये नहीं सुधर रहे हैं, बार बार कभी कज़न बन के आ रहे हैं, कभी जो है बॉस बन के आ रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि अहमद इज बॉस ऑफ एहसन। अहमद क्या हमारे पास बॉस है, सही है, एहसन का। एंड एहसन इज बॉस ऑफ उमर, और एहसन जो है वो बॉस है उमर का। देन अहमद इज ऑल्सो बॉस ऑफ उमर, देन अहमद इज ऑल्सो बॉस ऑफ उमर। तो ऐसी सूरत में क्या बोल रहे हैं, तो अहमद क्या हो जाएगा, उमर का बॉस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो वही ये सेम चीज़ दोबारा पूछ रही है कि अहमद इज कज़न ऑफ ए, ये इसका कज़न है, तो ये भी इसका कज़न हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। सही है। तो अहमद इज बॉस ऑफ एहसन एंड एहसन इज बॉस ऑफ उमर। तो ऐसी सूरत में क्या बोल रहे हैं, अमर इज ऑल्सो बॉस ऑफ उमर, तो वो उमर का ऑटोमेटिक बॉस हो ही जाएगा। सही है, क्योंकि ये अहमद जो है वो बॉस है एहसन का। सही है, एहसन के अंडर में ये बंदा है, तो जो ये वक्ती इसका मतलब इसके अंडर है, लेकिन इसका मेन बॉस कौन होगा, ऑटोमेटिक यही होगा। जाहिर सी बात है, ऑर्डर तो इसके चलते हैं, बस ये इसको बताते हैं, फिर ये उसको जाके बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अहमद भी इस उमर का बॉस होगा, लेकिन वो डीलिंग किसके साथ करते हैं, इसके साथ। ये सेम है। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ वी वांट टू फाइंड थर्ड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिमेंट, देन आफ्टर अप्लाइंग बिल्ड हीप मेथड हाउ मेनी टाइम्स डिलीट मिन मेथड विल बी। आप ये वही चीज़ है जो मैं ऊपर आपको बता रहा था। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है। सही है, इसको एज इट इज लिख दो 1 2 3 4। अब ये मिनिमम टू मैक्सिमम मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द थर्ड मिनिमम एलिमेंट, अगर हमने तीसरा मिनिमम मालूम करना है फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिमेंट आफ्टर अप्लाइंग बिल्ड हीप मेथड हाउ मेनी टाइम डिलीट मिन मेथड विल बी कॉल्ड। तो अगर हमने तीसरा मिनिमम मालूम करना है डिलीट मिन, तो हमारे पास वो कौन सा, हाउ मेनी टाइम डिलीट मिन मेथड विल बी कॉल्ड, 3 दफ़ा ही हम कॉल करेंगे। वो कौन सा थर्ड मिनिमम कहाँ पे आएगा, पहली दफ़ा इधर आएगा मिनिमम पे, दूसरी दफ़ा इधर आएगा, तीसरी दफ़ा तीसरे पे आएगा। ये हमारे पास तीसरा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड मिनिमम के लिए 3 डिलीशन करेंगे तो लास्ट जो मिनिमम होगा वो कौन सा होगा, तीसरा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3 है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब मुझे ये ख़त्म करनी पड़ेगी। ये MCQs जो हैं अभी थोड़े से ही रहते होंगे, मेरे ख्याल में 2-3 ही रहते होंगे। तो फिर लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि भाई वीडियो लंबी हो रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब लंबी वीडियोस नहीं होनी चाहिए ये। तो सही है, फ़िलहाल हमारे पास जो है यहाँ पर, चलो मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। आज का जो टारगेट था उसको तो कर लें। इफ़ यू वांट टू फाइंड द थर्ड मिनिमम, ये तो हो चुका है। अब हमारे पास क्या, इफ़ यू वांट टू फाइंड द मीडियन ऑफ 50 एलिमेंट। अब ये जो सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं कैसे समझाऊंगा आपको, इस तरह से हम बना देंगे, ये भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द मीडियन ऑफ 50 एलिमेंट्स देन आफ्टर अप्लाइंग बिल्ड हीप मेथड हाउ मेनी टाइम डिलीट मेथड विल बी कॉल्ड। तो इसके लिए आपने सिंपल सा मेथड है, इसको भूल जाओ फिलहाल। अगर हमारे पास मीडियन फाइंड आउट करना होता है 50 एलिमेंट्स का, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए 2 मेथड होते हैं। अगर वैल्यू ओड है, सही है, अगर वैल्यू ओड है तो क्या होगा, जो मिडल में है वो मीडियन कहलाएगा। अगर वैल्यूज ओड है, ओड कैसे होंगी, जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है 1 7 8 12 20, सही है। अब ये वैल्यूज जो है ओड है। ओड किस तरह से, ये नहीं है कि 1 ओड है 7 ओड है, ये ओड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि नंबर टोटल जो है वो ओड है, यानी 1 2 3 4 5 टोटल नंबर कितने 5 है, तो 5 क्या कहलाता है, ओड कहलाता है, सही है। तो इस तरह से हम ओड बोल रहे हैं। और इवन की बात इसी तरह से करूँगा जब हमारे पास यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, मान के चलो 21, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये 3 3 6 हो जाएंगे, तो ये A1 कहला देगा। समझ रहे हो ना, इस तरह से ओड A1 बोल रहा हूँ, अंदर की वैल्यूज़ को ओड A1 नहीं कह रहा, ओवरऑल जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करके A1 ओड बोल रहा हूँ। तो अगर हमारे पास ओड होगा तो बीच में जो भी वैल्यू होगी वो उसको हम कर देंगे भाई कि तुम जो है वो मीडियन हो, यानी इस तरह से मान के चलो। अब ये मैं इसको ओड कर देता हूँ, तो ये 1 7 8 12 20 हो गया, तो 2 ये हो गए 2 ये हो गए, तो ये इन दोनों को हटा दिया। अब इनका जो मिडल है वो कौन है, 8 है, तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा, ओड नंबर का वो 8 आ जाएगा। अब इसी तरह A1 होगा, तो A1 में हम क्या करेंगे, जो राइट के 2 हो गए और लेफ़्ट के 2 हो गए, सही है, समझ रहे हो ना, राइट के, बल्कि यार एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ, और समझ आ गई ना चीज़। अब मैं A1 दिखा देता हूँ। अब A1 क्या होता है, हमारे पास A1 यूँ होता है कि अगर हम जो है यहाँ पर मैं लिखूँ 10 15 20 26 लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग से निकल जाए, अंदर A1 हो ना हो। 1 2 3 4 हो गए, और मैं और लिख देता हूँ 40 और 55, समझ रहे हो ना। अब ये हमारे पास आ गई। अब कितने वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6, तो अब ये क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा। अब किसी A1 का अगर हमने मीडियन मालूम करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच के अंदर जो 2 वैल्यूज़ होती हैं, सही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एड मिडल टू वैल्यूज़। तो मिडल टू वैल्यूज़ कौन सी होगी, इनकी बीच वाली होंगी। तो राइट से मैंने ये 2 ले लिया, सही है, इधर से भी मैंने 2 ले लिया। तो अब ये क्या हो गया, बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, सही है। इन दोनों को कट कर लिया, इन दोनों को कट कर लिया, बीच में कौन आ गया, 20 और 26, तो 20 + 26 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। एड मिडल टू वैल्यूज़, तो 2 मिडल वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 20 × 26 करोगे, 20 20 40 हो गया, 46 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास जो है वो A1 का मीडियन आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये चीज़ होती है, बस समझ गए ना इतनी चीज़। अब मैं इसके एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अब ये आप क्या बोल रहे हैं कि 50 एलिमेंट्स हैं, उनका मीडियन क्या होगा, तो 50 क्या है हमारे पास, A1 है ना, तो A1 का क्या होगा, बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। एक सेकंड यार, एक तो हर एक चीज़ दिखानी पड़ती है, आपको समझ ही नहीं आता, दिखाता हूँ, सबर करो, टेंशन नहीं लेनी। अब हमारे पास क्या है, 50 एलिमेंट्स है, तो 1 to 50 में यहाँ पे पागल थोड़ी गिनतियाँ लिखूंगा, सही है। तो या बल्कि मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, 50 एलिमेंट्स हैं, इसको 1 2 3 इस तरह 50 तक लिखना होता है। मैं आपको डायरेक्टली जो है उधर से 1 to 50 काउंटिंग दिखा के आपसे जान छुड़ा देता हूँ, अच्छे से समझा के। जान क्या छोड़ूँ, अभी दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 to 50 काउंटिंग, सही है, 1 to 50 इमेजेस में जाएंगे और यहाँ से 1 to 50 में मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब ये 1 to 50 आ चुका है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पे 1 to 50 आ चुका है। अब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। अब ये समझो 50 एलिमेंट्स है। अब इनका 2 A1 नंबर है, तो इनके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये A1 है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो मिडल 2 वैल्यूज़ को निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, टॉप से 10 हटा दिए, बॉटम से 10 हटा दिए, फिर ऊपर से 10 हटा दिए, फिर नीचे से 10 हटा दिए। अब बीच में कौन बचे, ये कुछ वैल्यूज़ बची। अब इनका मिडल मैंने निकालना है। मिडल कैसे निकालूंगा, अब पहले गिन लो एक लाइन में कितने हैं, तो 10 वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी 4 हटा दूंगा, समझ रहे हो ना, और यहाँ से भी 4 हटा दूंगा।
अब बीच में जो ये तो 25 और 26 है ना, ये इन दोनों का मिडल आ गया, तो 25 जमा 26 हो जाएगा। समझ आ गई ना? अभी भी समझ नहीं आ रही तो क्या करूँ, बस सही है, भूल जाओ बस, कोई बात नहीं, पास हो जाओगे। अब हम क्या करेंगे, 25 जमा 26 करेंगे। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मिडल मैंने निकाल दिया, 25 जमा 26। इतने डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर एक भी MCQ है ना, करना आना चाहिए। और इसको डिवाइड क्या करना है, यहाँ से मैं आपको नीचे वाली चीज़ पे दिखा दूँ, फॉर्मूला भी दिखा दूँ, ताकि उसको डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करेंगे। अब 25 जमा 26 करोगे तो क्या आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना, उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 25 जमा 26 करके 2 से डिवाइड करके दिखाई देता हूँ। कैलकुलेटर में जाएंगे, 25 जमा 26 51 आ गया, इसको डिवाइड किया 2 से, क्या आंसर आ गया 25.5। अब वापसी क्वेश्चन में जाते हैं, 25.5 यहाँ पर नहीं है और ना ही 26 है, तो क्या हो जाएगा 25 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में नहीं है तो छोड़ देंगे हम। तो अगर 26 होता तो वो भी लिख सकते थे, लेकिन 26 नहीं है तो वापसी 25 ही लिख देंगे, 0.5 को भूल जाना है आपने, सही है, इस तरह से करना होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर सिंपल से लिखी, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ऑड नंबर हमारे पास अगर वैल्यू बन रही हो हीप की, तो जैसे हमारे पास 10 20 30 40 50, तो ये बजाय A1 नंबर है, लेकिन हमने ओवरऑल काउंट करना है, तो टोटल ये 5 वैल्यूज हैं। अब ऑड नंबर के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट से 2 कट करो, राइट से 2 कट करो, बीच में कौन बचा 30, तो ये क्या हो जाएगा मीडियन कहलाएगा। सिंपल सा आपने उठा के लिख देना है। A1 के लिए क्या करना होता है, मैंने आपको बता दिया, बीच की 2 वैल्यूज लेनी होती है। अब ये A1 है, 4 वैल्यूज है हमारे पास, तो लेफ्ट से 1 कट करो, सॉरी राइट से 1 कट करो, लेफ्ट से कट करो, बीच में 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 25 जमा 35, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड 2 करो, 30 हमारे पास मीडियन आ जाएगा। इस तरह से करना होता है। अब इससे डिटेल में मेरे ख्याल में किसी ने नहीं समझाया होगा, सही है, ये डिटेल है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ये हम ऊपर कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब बार बार पढ़ोगे दिमाग जो है वो पिघल जाएगा आपका। द एक्सप्रेशन इफ हीप इज नॉट फुल, तो हीप इज नॉट फुल यहाँ पे बोला, अब पढ़ना आना चाहिए भाई, मैंने क्या पढ़ा, नॉट है हीप है, हीप इज नॉट हो गया फुल, हीप इज नॉट फुल, क्या आ गया हीप इज नॉट फुल, हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। गिवन द वैल्यूज आर द एरर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप, इतना लिखा हुआ है। इफ यू परफॉर्म 4 डिलीटमेंट, अब ये सवाल आ गया ना, इसी के बारे में मैं आपसे बोल रहा था कि हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आप डिलीट मेन करो, तो डिलीट मेन कैसे करोगे। सबसे बोला जा रहा है गिवन द वैल्यूज आर द एरर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप, तो सबसे पहले क्या है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज आपने लिख देनी है। अगर नहीं लिखी हुई तो आपने खुद लिख देनी है, और अगर खुद लिखना नहीं चाह रहे, आंखें तेज हैं आपकी, तो समझ रहे हो कि 80 यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 80 को पहले कट कर देना है, समझ रहे हो, इस तरह से करना होता है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में लिखा हुआ है 12 है, 23 है, फिर 26 है, 31 है, 34 है, 44, यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी मिनिमम टू मैक्सिमम अरेंज है। अब मैंने क्या करना है, 4 डिलीट मिन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहला मैं ऑपरेशन 12 पे करूँगा, ये कम है, फिर उसके बाद 23 पे दूसरा ऑपरेशन, 26 पे तीसरा, 31 पे चौथा करूँगा, सही। यहाँ पे मेरा 4 डिलीट मिन ऑपरेशन हो जाएगा, जो मुझे कहा गया था। अब क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं भाई ऑपरेशन तो कर दिया, बताओ तो सही क्या ऑपरेशन किया है। लास्ट एलिमेंट जो तुमने डिलीट किया वो कौन सा था, तो चौथा ऑपरेशन मैंने जो डिलीट किया चौथे पे वो कौन था, 31 था, 31 आ गया, समझ रहे हो ना। ऊपर इसीलिए समझाया था ताकि यहाँ पे समझो तो फटक से समझ आ जाए, हो गई चीज़, 31 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हीप मेथड इंक्रीजेज द वैल्यू इफ की एट पोजीशन पी बाय द अमाउंट डेल्टा। अब ये वही टेढ़ी सीधी लाइन लिखी हुई है, इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज की पी डेल्टा, इंक्रीज की पी डेल्टा, इसका करेक्ट आंसर यही है, बस इसको याद दिमाग में बैठा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हीप मेथड इंक्रीजेज द वैल्यू, कौन सा मेथड हमारे पास वैल्यू इंक्रीज करते हैं किस चीज़ का, अगर की हमारे पास पोजीशन पी पे हो और अमाउंट डेल्टा हो, तो ये हमारे पास पी डेल्टा, तो यहाँ से समझ आ गई, पी डेल्टा यहाँ पे आ गया। इंक्रीज की करेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज वैल्यू कौन करेगा, इफ की एट पोजीशन पी, तो इंक्रीज भी यहाँ से ले लिया और की यहाँ से ले लो, पी डेल्टा ऑलरेडी पता चल जाएगा, ये आंसर आ गया, बस सिंपल सी चीज़ है। बल्कि यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंक्रीज के लिए इंक्रीज यूज़ करते हैं, बस इतना याद रखो। इंक्रीज याद रखोगे ना फिर भी सवाल हो जाएगा। मेथड कौन सा इंक्रीज के लिए यूज़ होता है, इंक्रीज वाला यूज़ होगा मेथड, बस हो गया ख़त्म, और कुछ नहीं याद रखो, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप इज सर्टिफाइड विद इफ वी से अहमद आर इज रिलेटेड टू अहमद। अहमद जो अहमद से रिलेटेड कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, क्या बोलूँ मैं, रिफ्लेक्सिविटी, सही है, रिफ्लेक्सिविटी हमारे पास ये कहलाता है। अगर हम बोले अहमद आर इज रिलेटेड टू अहमद, अहमद आर जो हमारे पास अहमद रिलेट कर रहे हैं अहमद से, तो क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्सिविटी। खत्म ही नहीं हो रहा यार। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन 5th लेवल ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री आर, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, अब ये वही चीज़ दोबारा है, अब मैं इसकी डिटेल में बार बार नहीं जाऊँगा, अब ये सवाल बार बार रिपीट होते भी जाएंगे, आपको भी पता होगा कि किस तरह से करना है, तो साथ में आप भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को रोक के। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स
क्या बोल रहे हैं, बोले बताओ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन 5th लेवल ऑफ बाइनरी ट्री। तो टोटल नंबर हमारे पास नोट्स नहीं पता, हमने क्या पता है 5th लेवल है। लेवल कौन सा है, 5th है। और ये याद रखना है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री है, सही है। अब किस तरह से लेवल के लिए हम क्या नंबर फाइंड करते हैं, जब लेवल गिवन हो तो 2 के पावर लेवल कितना है 5 है और इक्वल टू टोटल नंबर आ जाएगा। तो टोटल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 को 5 टाइम करो तो 2 को 5 टाइम करोगे 2 2 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो गए, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 2 2 4 हो गया, 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो 32 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आई तो कैलकुलेटर से कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 32 आ गया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब ये खत्म क्यों नहीं हो रहे। विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड इफ वी से अहमद इज कजन ऑफ अली एंड अली इज ऑल्सो कजन ऑफ अहमद। अब ये वही दोबारा बार बार वही चीज़ें होती जा रही हैं। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाना, आपने एक दफ़ा इसको समझ लेना इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, ताकि मसला ना हो। रिफ्लेक्सिव कौन सा था, जिसमें अहमद से रिलेट कर रहा था, यानी एक बंदा एक अपने से ही रिलेट कर रहा हो तो वो रिफ्लेक्सिव था। अब यहाँ पे सिमिट्री है, क्या बोल रहे हैं हमारे पास, अभी बारिश हो रही है, ऐसा ना मेरी लाइट चली जाए वीडियो बीच में अटक जाए, सही है, मेरे को इसलिए भी जल्दी हो रही है। विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप इज सेटिस्फाइड इफ वी से अहमद इज कजन ऑफ अली। अहमद हमारे पास कजन है अली का एंड अली इज ऑल्सो कजन ऑफ अहमद। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिमिट्री। जब ये इसका होगा ये इसका होगा तो ये क्या कहलाता है, सिमिट्री कहलाता है। तो ट्रांजिटिविटी तब कहलाता है जब एक का दूसरे के साथ हो, दूसरे का तीसरे के साथ हो, देन पहले का इसके साथ हो, यानी ये इसका कज़न है ये इसका कज़न है, तो इस सूरत में ये भी इसका कज़न हो जाएगा। या फिर ये इसका बॉस है, ये भी ये फिर इसका जो है बॉस ये है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका बॉस हो जाएगा, सही है। इस तरह से चीज़ें समझ ली, सही है, समझ गई ना। अब क्या है, इफ ट्री हैज 50 नोट देन द टोटल एच। अब ये वही दोबारा सेम न्यूमेरिकल है, अब बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, ताकि इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट कितने हैं इस लेवल का अंदाज़ा लगाओ, सही है। अगर नोट्स कितने हैं 50 होंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इफ ट्री हैज 50 नोट्स, तो नोट्स हमारे पास यहाँ पे हमने लिख देने हैं। टोटल नंबर ऑफ एजेस हमने फाइंड आउट करना है, +1 आ जाएगा। अब ये हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हमने अलग लेके जाना होता है। अब इसको उठा के तो नहीं लेके जा सकते, +1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को उठा के इधर लेकर आ जाएंगे। 50 - 1 49 आंसर डन हो गया, सही है, सिंपल। इफ द हाइट ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज 4 व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन इट। तो अगर हमारे पास हाइट होगी परफेक्ट बाइनरी ट्री की 4, तो हाइट कितनी होगी 4। अब इसको भी दिखा देते हैं यार, क्या ही बोलोगे फिर तुम लोग। ये आखिरी एमसीक्यू हमारे पास, बाकी जो है वो बाद में अगली वीडियो में अगर आप इस पे सपोर्ट दिखाते हो, बोलते हो बनाओ, तो मैं समझाने के साथ बना दूंगा। अगर आप नहीं गए तो क्या ही कर सकते हैं फिर, सही है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने। अब बीच में कुछ लोग क्लिक करके आगे चले जाते हैं, तो ऐसे जाओगे तो फिर पेपर में भी ऐसे ही जाओगे। इफ़ द हाइट ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज़ 4, हाइट कितनी है 4 है, यानी 2, हाइट कितनी होगी 4 +1, सही है, फिर -1। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद रख लो। हाइट 4 है, +1 किया तो 2 की पावर क्या हो गई 5 हो गई, -1। 2 को 5 टाइम करोगे कितना आएगा, 2 × 2 4 हो गया, 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 - 1 क्या आएगा, 32 - 1 क्या आएगा 31 आएगा, सही है, समझ आ गई। अब ये थी आज की वीडियो CS 301 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। ये डिटेल फाइल इसके अंदर, अब ये जो है ना मैंने जितना आपको कराया, ये सिर्फ 20% भी नहीं है MCQs जो मैंने निकाले हुए हैं। और ये 3 दिन में मैंने MCQs निकाले थे सारे के सारे, इनके आंसर को वेरीफाई करने में। ये सिर्फ 20% मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं MCQs। अब ऐसे और भी MCQs पड़े हुए हैं, उसके नीचे आप देखो पूरी फाइल लगी पड़ी है। अब इसके सॉल्व करवाना है मैंने आपको, इसको सॉल्व करने में, कंफर्म करने में ही, ताकि मैं आपको समझा सकूं चीज़, आप पेपर में कर सको। मेन चीज़ ये होती है, ज़्यादा MCQs करना मेन बात नहीं है। इंपॉर्टेंट MCQs करो, लेकिन उसको करना कैसे, आंसर सही है गलत है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब ये वीडियो मैं 15 मिनट में भी खींच सकता था, 10 मिनट में भी बना सकता था, कहने को मैं 3 मिनट में भी कर सकता था, स्लाइडें चला देता अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया होता। यानी आंसर जैसे लगे मैं फाइल के वैसे तो उठा के मैं दिखा दूँ। MCQs अवेलेबल है लेकिन आंसर करेक्ट है या नहीं, ये मेन चीज़ होती है, सही है। अब इनके आंसर करेक्ट करके दिखा दिए, क्या चीज़ किस तरह से होती है। अब मान के चलो मुझसे कोई गलती हो गई है, अव्वल तो मैंने कंप्लीट कोशिश की कि कोई गलती ना हो, 2-3 दफ़ा हर चीज़ को वेरीफाई किया हो, लेकिन अगर कोई गलती है नीचे कमेंट में लिखो, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो देखें तो उनको चीज़ें क्लियर हो जाएं, सही है। इस तरह नहीं करना, आपने खुद सही कर लिया फिर बाद में बच्चे बैठे रहें। बाकी भी होते हैं, हर एक इंटेलिजेंट नहीं होता, तो किसी का एक भी MCQ अगर फ़र्ज़ करो वही आ गया तो फिर मसला हो जाता है। लेकिन इसके अंदर उम्मीद करता हूँ आपके जो है वो काफ़ी सारे MCQs रिपीट होंगे। इस वीडियो ने आपको सिखाया होगा कि सीखते किस तरह से हैं भाई, कुछ चीज़ें सोल्व भी की जाती हैं, ऐसे रट्टे नहीं लगा के जाना होती, सही है। इस तरह से बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी CS 301 की, अगर आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते हो। अब हमारे पास जो है चैनल पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जो है ना उस पर क्लिक कर देना। यहाँ से मैं अपने चैनल पे जाता हूँ, यहाँ पर
अब हमारे पास लास्ट जो वीडियो CCS 301 असाइनमेंट की मैंने अपलोड की थी, ये लास्ट दिन के अंदर अपलोड की थी ताकि आप लोग जो असाइनमेंट को कर पाओ, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो हर जगह पे गलत आंसर आ रहे थे सबके, तो मैंने आंसर सोल्यूशन फ्री में आपको दे दिया था। अब ये CS 301 का हमारे पास जो है वो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये अगर आप ये एक वीडियो भी देख लेते हो ना, आपके मैं उम्मीद से कह सकता हूँ 7 से 8 MCQs आपके ईजिली हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सही है। अब वीडियो और लंबी हो रही है, अगली वीडियो में मिलेंगे। अब यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आपने दबा देना है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।